हेलो एवरीवन, मैं महेंद्र कुमार हरिद्वाल आप सभी का तहे दिल से एक बार फिर आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जो अपन आज जीआई सिस्टम के अपन जो डिजीज पढ़ रहे थे, मैंने वो मीटिंग पढ़ा दिया था। वैसे ही आगे नेक्स्ट डिजीज पढ़ेंगे अपन क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। मैंने आपको पहले इंट्रो में बताया था क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट माउथ की डिजीज होती है। लिप ओपनर होता है, अपना लिप जो होती है उसी की डिजीज, मतलब माउथ के फर्स्ट और जो पार्ट होता है उसी की डिजीज हो जाती है। और पैलेट जो होती है माउथ का जैसे लास्ट पार्ट होता है उसकी डिजीज होती है। दोनों को साथ क्यों पढ़ते हैं, ये भी एक कारण है दोनों को साथ पढ़ने का। क्या कि एक देखने को मिलेगा तो दूसरी देखने के चांसेज बढ़ जाते हैं, इसलिए दोनों को हमेशा क्या करते हैं, साथ पढ़ते हैं। पढ़ाऊंगा अलग अलग डेफिनेशन सबकी, दोनों की अलग अलग बताएंगे, लेकिन अधिकतर दोनों की ईटियोलॉजी और जो साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। और इन दोनों का मतलब, अगर किसी भी पेशेंट को क्लेफ्ट लिप हो चुका है तो उस पेशेंट उस बच्चे को क्लेफ्ट पैलेट होने का खतरा बढ़ जाता है। कैसे? पहले लिप का निर्माण होता है, उसके बाद में पैलेट का निर्माण होता है। सुन लो, अपना जो नॉर्मल लिप्स होते हैं वो ऐसे होते हैं। ये जो दोनों हिस्से होते हैं अपने लास्ट वाले, ये जो दोनों हिस्से होते हैं अपने लास्ट वाले, उनको बोलते हैं कॉम्बिस्यूर। क्या बोलते हैं? कॉम्बिस्यूर। और जो अपने अपर लिप्स का ये जो बॉर्डर होता है, या जो तुम ये देखते हो ना लेडीज वगैरह लगाती हैं, आई लाइनर लगाती हैं, लिप्स लाइनर लगाती हैं, वो जो लाइन लगाती है ना, वो लाइन होती है वर्मिलियन बॉर्डर ऑफ लिप्स। क्या होती है? वर्मिलियन बॉर्डर ऑफ लिप्स, उसे बोलते हैं ये। और जो ये अपना जो लिप्स होता है उसका जो बीच का हिस्सा होता है, बीच में जो दसा हुआ होता है उसे बोलते हैं क्यूपिड बो, क्यूपिड्स बो बोलते हैं। और जो अपने दोनों तरफ के जो लिप्स होते हैं उनके बीच में जो ऊपर वाला लिप्स होता है उसके बीच में गड्ढा होता है, उसको तो क्यूपिड्स बो। और जो दोनों तरफ के दोनों पार्ट उभरे हुए रहते हैं उन्हें बोलते हैं फिल्ट्रम, उन्हें बोलते हैं फिल्ट्रम। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रम। यहाँ सारा कुछ लिखा हुआ है, उन्हें बोलते हैं क्या? फिल्ट्रम। तो अगर इसमें दिक्कत हो जाए, लिप्स के निर्माण में क्या हो जाए, कोई भी अबनॉर्मलिटी आ जाए, क्लेफ्ट का मतलब जो अपना ऑर्गन जो नॉर्मल डेवलप होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है, क्लेफ्ट हो चुका है, उसका ओरिजिन क्या हो चुका है, डिफॉर्मिटी हो चुकी है उसमें, तो उसे बोलते हैं क्लेफ्ट। और लिप में हुई है तो क्लेफ्ट लिप। तो लिप में अगर कोई डिफॉर्मिटी हो चुकी है, मतलब कैसे कि लोअर लिप में नहीं देखने को मिलती है, अधिकतर किस में देखने को मिलती है? अपर लिप। अपर लिप की बीमारी है क्या? क्लेफ्ट लिप। इसमें क्या होता है, जो ये वर्मिलियन बॉर्डर होता है वो दोनों आपस में नहीं मिल पाते हैं। मैंने जो आपको जो मैंने ट्रेसियाई कंडीशन जैसे भी आपको मैंने बताई थी उस दौरान बताया था मैंने, प्रोक्सिमल एंड और डिस्टल एंड दोनों ग्रो करते हुए आते हैं और आपस में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। वैसे ही सुन लो, ओरल जो कॉम्बिस्यूर, इसे जो लोग कॉम्बिस्यूर बोलते हैं, दोनों तरफ से अपर लिप्स बनता हुआ आता है और बीच में आकर क्या होता है, फ्यूज होता है। इधर से भी बनता हुआ आता है और इधर से भी बनता हुआ आता है, और नॉर्मली बीच में अगर क्या हो जाता है, फ्यूज आपस में मिल जाता है और नॉर्मल लिप का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अगर ये आपस में ना मिल पाए, और जब आपस में ना मिल पाए तो उसे क्या कहते हैं, क्लेफ्ट लिप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्लेफ्ट लिप। मिलते कहाँ है? तभी जब दोनों लिप्स मिलते हैं तभी तो इन दोनों लिप्स के बीच में क्या बनता है, गड्ढा बनता है। उस गड्ढे को क्या बोलते हैं, क्यूपिड्स बो। और दोनों गड्ढे की तरफ के जो ये बॉर्डर होते हैं ना, दोनों खड़े रहते हैं बीच में, उनको बोलते हैं फिल्ट्रम। उनको क्या बोलते हैं, फिर फिल्ट्रम। और जो ये अपनी लाइन होती है उसे वर्मिलियन बॉर्डर। तो वर्मिलियन बॉर्डर आपस में फ्यूज नहीं हो पाए, कहाँ, क्यूपिड्स बो के ऊपर, और फिल्ट्रम का अच्छे से निर्माण नहीं हो पाए, उसको बोलते हैं क्लेफ्ट लिप। क्या बोलते हैं, क्लेफ्ट लिप। इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है कई चीलोस्काइसिस भी बोलते हैं, कई किलोस्काइसिस भी बोलते हैं। इसके प्रोनाउंसिएशन जो मोर प्रोनाउंसिएशन होता है चीलोस्काइलियोसिस, चीलोस्काइसिस। सुन लो, ये कितने इसका जो इंसिडेंस होता है वो एक जो बच्चा 800 जो बच्चे होते हैं लाइव बर्थ क्यों लिया गया है? क्योंकि डेथ बच्चे के अंदर तो अपन लोग क्या नहीं करते, देखते नहीं, अपन लोग जैसे ही डेथ का पता चलता है आप लोग उसे मृत घोषित कर देते हैं और वहाँ से भेज दिया जाता है। लेकिन लाइव बर्थ का मतलब जो जीवन बच्चे होते हैं, जीवित बच्चे होते हैं, अपन उनके अंदर अगर कोई डिफॉर्मिटी है तो अपन उसका क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, कोई डायग्नोस्टिक मेथड अलग यूज में लेते हैं, यूएसजी वगैरह लेते हैं, ये अलग चीज़ है ना। पहले क्या लेते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, और वो सारे करते हैं। तो लाइव बर्थ में 800 जो बच्चे होते हैं लाइव बर्थ, उनमें किसी एक में देखने को मिलता है। कब होता है? सुन लो, तुम लोगों ने सब पढ़ने पढ़ा है, ऑर्गन्स का निर्माण लगभग इंट्रायूटेराइन लाइफ में 3rd मंथ तक लगभग पूरा हो चुका होता है। जैसे हार्ट का निर्माण 21वें दिन पे हो चुका होता है। ये एक सीक्वेंस होता है कि ऑर्गन कब कब बन रहा होता है। जैसे सबसे पहले ऑर्गन कौन बनता है, हार्ट बनता है, और उसका निर्माण हो जाता है कितने दिन पर, 21वें दिन पर, 3rd वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ, 21वें दिन में। उसी प्रकार से अपना जो लिप होता है वो कब बनता है, 5 से लेकर 12 वीक के बीच में लिप्स का पूरा निर्माण हो जाता है। 5वें वीक से यहाँ
से बनना शुरू होता है और 12 वीक तो होते होते यहाँ पर अच्छा खासा लिप्स बन जाता है। और अगर लिप्स नहीं बन पाता है, इसमें क्या हो चुकी है, कोई ना कोई डिफॉर्मिटी हो चुकी है, तो बच्चा उसी डिफॉर्मिटी के साथ क्या हो जाता है, जन्म ले लेता है। और जब डिफॉर्मिटी के साथ बच्चा जन्म ले लेता है तो आप जैसे ही उसको देखते हो आपको लगता है कि इसमें तो लिप्स आपस में मिले ही नहीं, और जब मिले ही नहीं तो आप लोग उसे क्या बोल देते हो, गाँव की देसी भाषा में कटकट्या बोल देते हो, क्या बोल देते हैं, ऐसा नहीं, उसे आप मेडिकल भाषा में क्या बोलते हैं, क्लेफ्ट लिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लेफ्ट लिप्स। तो अपर लिप्स का जो दोनों हिस्से होते हैं, जो दोनों साइड के जो हिस्से होते हैं वो आपस में फ्यूज नहीं हो पाते, क्यूपिड्स वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं बन पाती है, फिल्ट्रम जो होता है वो अच्छे खासा नहीं मिल पाता है। अब इसमें सुन लो, इसके जो टाइप होते हैं वो अलग अलग हो सकता है, यूनिलेटरल भी हो सकता है, बाईलेटरल भी हो सकता है। अगर दोनों हिस्से आपस में नहीं मिल पाए तो बाईलेटरल। एक हिस्सा तो अपना पूरा बन गया, एक हिस्से ने तो आपका बन गया, फिल्ट्रम एक साइड का बन गया और उसने क्यूपिड्स बो बनाने की आधी प्रोसेस क्या कर दी, कंप्लीट कर दी। लेकिन अगर इधर वाला जो हिस्सा है उसने क्यूपिड्स बो नहीं बनाया, फिल्ट्रम भी नहीं बना, और उसकी जो क्यूपिड्स बो बननी चाहिए थी, जिस क्यूपिड्स बो पूरी बनाने में जितनी उसकी हेल्प चाहिए थी वो नहीं कर पाया, वो फिल्ट्रम अपनी साइड का नहीं बना पाया। वो फिल्ट्रम दोनों साइड होता है, क्योंकि दोनों हिस्से वर्मिलियन जो अपन दसा हुआ पार्ट होता है ना, बीच में दसा हुआ, उसके दोनों साइड क्या होते हैं, थोड़े से बॉर्डर उठे हुए पार्ट रहता है, उसे बोलते हैं फिल्ट्रम। तो इधर वाला जो लिप्स का पार्ट था वो अच्छे से फिल्ट्रम नहीं बना पाया, और अच्छे से फिल्ट्रम ही नहीं बना पाया तो क्यूपिड्स बो में भी वो इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाया। और अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाया, ऐसा क्या हो, एक साइड का यूनिलेटरल, क्या यूनिलेटरल, अगर दोनों नहीं कर पाए तो बाईलेटरल। ये तो हो गई किसकी बात, क्लेफ्ट लिप की बात, डेफिनेशन हो गया और इसके इंसिडेंट्स हो गए। अब इसी के साथ एक और डिजीज आती है, क्या, क्लेफ्ट पैलेट। ये इसको साथ क्यों पढ़ते हैं, सुन लो, लिप्स बनने के बाद में ही अंदर वाला हिस्सा बनना शुरू होता है, पैलेट बनना शुरू होता है। और पैलेट बनना शुरू होता है लगभग जब लिप्स का निर्माण कंप्लीट हो जाता है उसके बाद 12 से लेकर 14 वीक तक, मानते हैं कि 3 महीने पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है हर ऑर्गन्स का निर्माण। लेकिन बनना तो शुरू हो जाती है पैलेट पहले ही, लेकिन फुलफिल होने के लिए, पूरी बनने के लिए 12 वीक से भी ज़्यादा का समय लग जाता है। 14 वीक तक क्या होती है, कंप्लीट फुल्ली बनती है। पैलेट का मतलब होता है जैसे मकान बनना तो शुरू हो जाता है, साइडों की दीवार बना देते हो आप, आंगने वगैरह डाल देते हो, लेकिन छत डालते हैं उससे पहले छत सबसे लास्ट में डालते हैं। तो जब छत सबसे लास्ट में डालते हैं ना, तो पैलेट जो होती है ना, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, ये किसकी बीमारी होती है, छत की बीमारी होती है, अपने माउथ के रूप की बीमारी होती है, छत की बीमारी। अपने जैसे मकान दोनों बना रहे हैं और उसमें छत का निर्माण नहीं किया, आपने ऊपर से ओपन ही छोड़ दिया, तो बारिश आएगी सीधा अंदर आ जाएगा। तो ऐसा ही है, अगर यहाँ पर पैलेट का निर्माण सारा नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, तो माउथ पूरा बन ही नहीं पाएगा। और अगर उस छत के अंदर बीच में कोई ना कोई अबनॉर्मलिटी, कोई ना कोई छिद्र रह गया, तो उससे पानी आने के चांसेज रहते हैं। वैसे अगर यहाँ पर कंप्लीटली फुलफिल पैलेट नहीं बना, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट का अच्छे से निर्माण नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, पैलेट डिफॉर्मिटी हो जाती है। और पैलेट डिफॉर्मिटी हो जाती है तो यहाँ पर कुछ गड्ढा क्या रह जाता है, परजेंट रह जाता है। तो मैंने बताया था क्लेफ्ट का मतलब ऑर्गन्स का फुल्ली मैच्योर नहीं होना, जितना साइज एंड शेप में बनना चाहिए वो नहीं बन पाना, उसमें क्या हो जाना, डिफॉर्मिटी हो जाना। तो अगर पैलेट अच्छे से नहीं बन पाया तो क्लेफ्ट पैलेट। दोनों के कोजेज जो होते हैं लगभग सेम होते हैं, इसलिए दोनों को क्या करते हैं, साथ ही स्टडी करते हैं। और अगर एक हो गया तो दूसरा होने का चांसेस लगभग 20% बढ़ जाते हैं। अगर किसी पेशेंट को क्लेफ्ट लिप है, किसी बच्चे को क्लेफ्ट लिप की शिकायत हो चुकी है, तो 20% चांस बढ़ जाएंगे किसके, क्लेफ्ट पैलेट होने के। ये दोनों जो बीमारी होती है लगभग ज़्यादातर देखने को मिलती है। जो क्लेफ्ट लिप होती है वो मेल्स में ज़्यादातर देखने को मिलती है, और क्लेफ्ट पैलेट जो होती है, अगर पर्टिकुलरली सेक्स का नाम ले तो क्लेफ्ट पैलेट फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर दोनों प्रोपोर्शन अमाउंट में ले, अगर साथ देखने को मिलती है तो ज़्यादातर मेल में देखने को मिलती है, फीमेल में कम देखने को मिलती है। तो जो क्लेफ्ट पैलेट होती है उसको अपन स्काइलोसिस भी बोलते हैं, या स्काइलोसिस भी कई बोलते हैं, अपने प्रोनाउंसिएशन का अंतर है, कई किलो स्काइलोसिस भी बोलते हैं। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन सही होता है चिलोस्काइसिस, चिलोस्काइसिस। और क्लेफ्ट पैलेट होते हैं उसको भी दूसरा नाम देते हैं पैलेटोस्काइसिस। क्या देते हैं, पैलेटोस्काइसिस। इनके जो ईटियोलॉजी मान लो, कोजेज मान लो, वो क्या होता है, जैसे एंटी कन्वर्जेंस का ज़्यादा यूज। अब एंटी कन्वर्जेंस जो होते हैं, बच्चा तो खाने से रहा, क्योंकि बच्चा कहाँ है, इंट्रायूटेराइन लाइफ में। डिफॉर्मिटी कहाँ हो रही है, इंट्रायूटेराइन लाइफ में। ये क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट हैं, कौन से डिजीज होते हैं, कंजेनाइटल डिजीज होते हैं। कंजेनाइटल डिजीज का मतलब सुन लो,
कंजेनाइटल अपन उसे ही बोलेंगे, बच्चा उस डिजीज के साथ में क्या होगा, जन्म लेगा, उस डिफॉर्मिटी के साथ में क्या होगा, जन्म लेगा, जन्म से ही वो चीज़ क्या होगी, प्रेजेंट होगी। तो वो डिजीज कहाँ हुई है, वो अबनॉर्मलिटी कहाँ हुई है, इंट्रायूटेराइन लाइफ में, उसे क्या कहते हैं, कंजेनाइटल, उसे क्या कहते हैं, कंजेनाइटल। तो ये क्या होती है, कंजेनाइटल प्रॉब्लम होती है। तो एंटी कन्वर्जेंट बच्चे को तो अपन डायरेक्ट देने से रहे, किसको देते हैं, माँ को। अब जब माँ हो जाती है, ज़्यादातर किसका यूज करें, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग का यूज करें, या एंटी एक्ने ड्रग का क्या करें, यूज करें। एक्ने जो मेडिसिन होती है उनका क्या करें, यूज करें। ओवर यूज करें तो उससे ये सबस्टांस, ये डिजीज होती है क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट, इसका खतरा बढ़ जाता है। एक्सरे एक्सपोजर बोल दो, या रेडिएशन का ज़्यादातर एक्सपोजर होना। ध्यान रखना, किसी भी जो एक प्रेग्नेंट लेडी होती है उसका एक्सरे जो होता है ना, अपन बंद कर देते हैं। अपन मिनिमम लाइफ, अपने जो लाइफ होती है उसमें देखने को मिला है, कभी भी एक्सरे नहीं कराते हैं, सीटी स्कैन तो बिल्कुल भी नहीं कराते हैं, और ज़्यादातर प्रीफर किसको करते हैं, यूएसजी को प्रीफर करते हैं। कभी सुना है क्या किसी प्रेग्नेंट लेडी का पता लगाने के लिए अपन ने एक्सरे करवाया? नहीं, कोई भी गायनिकोलॉजिस्ट जो होता है वो क्या करवाता है, यूएसजी करवाता है। एक्सरे बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करता है, और सीटी स्कैन तो बिल्कुल ही प्रीफर नहीं करते हैं, कभी भी प्रीफर नहीं करते हैं। एक्सरे तो अगर ज़रूरत पड़ गई तो फिर भी करवा लेते हैं। एक्सरे तो ज़रूरत पड़ गई, जैसे मान लो हिप फ्रैक्चर हो गया, किसी लेडी का गिर गई और फ्रैक्चर हो गया किसका, हिप का, और आप जनरली उसे नोटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि किस डिग्री का हुआ है, तो आप एक बार एक्सरे फिर भी प्रीफर कर सकते हो, लेकिन सिटी स्कैन कभी प्रीफर नहीं करते। किसको, प्रेग्नेंट लेडी को। ध्यान रखना, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उसे रेडिएशन किरणें आती हैं, और रेडिएशन किरणें म्यूटेशन कर देती है, और जब म्यूटेशन या उत्परिवर्तन हो जाता है ना, तो नॉर्मल पाथवे में नहीं चलता है, फिर उसके लक्षण जो है ना एक्स्ट्रा बदलने लग जाते हैं, और जब ये लक्षण बदलने लग जाते हैं तो जो लिप बनना चाहिए था प्रॉपर मात्रा में वो नहीं बन पाता है, पैलेट बनना चाहिए था वो सही नहीं बन पाती है। पैलेट का यही है कि यहाँ पर कंप्लीट बनना चाह रहा था, पूरा बनना चाह रहा था, लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा होता है, ज़्यादातर ये बीमारी हार्ड पैलेट की नहीं होती है, सॉफ्ट पैलेट की होती है। सॉफ्ट पैलेट लचीला पैलेट है वैसे ही। और पैलेट देखने से पहले तुम ये बीमारी ज़्यादातर देखने से पहले आप गाँव में एक चीज़ करते हो, छोटे बच्चे रहते हैं ना गाँव में, तुम अपन भी छोटे थे तब यही करते थे, मुंह ओपन करते थे और फिर जो लटका हुआ ऐसा था ना एपिग्लोटिस, उसको देते थे, क्या है ये, मेरी कागली है। वो कागली नहीं है, उस कागली के जो पास वाला हिस्सा है ना, वो क्या हो जाता है, कंप्लीटली बन नहीं पाता है, उसे ही कहते हैं क्लेफ्ट पैलेट होना। समझ रहे हो? उसके अंदर एक्सरे, एल्कोहल एंड स्मोकिंग। एल्कोहल कैसे कर सकता है, स्मोकिंग, ये दोनों डेंजरस होते हैं। वैसे तो अपने नॉर्मल हेल्थ के लिए भी डेंजरस होते हैं, कभी नहीं करना चाहिए ऐसी चीज़ों का यूज, ना स्मोकिंग करनी चाहिए ना एल्कोहल। एल्कोहल में भी एक्टिव और पैसिव दो इस प्रकार की स्मोकिंग होती है। एक्टिव तो जो करता है वो, और पैसिव जो आसपास बैठे रहते हैं और वो धुएं का आनंद लेते हैं। ध्यान रखना, एक्टिव उतनी खतरनाक नहीं होती जितनी पैसिव खतरनाक होती है। अपने यार दोस्तों के पास आप लोग जाके तो बैठ जाते हो, क्या वो उनमें कई होते हैं कि मैं तो स्मोकिंग करता ही नहीं हूँ, मैं तो ऐसी बुरी आदतें करता ही नहीं हूँ, लेकिन कोई उसका दोस्त होता है जो स्मोकिंग करता रहता है और उसके पास में वो आराम से बैठा रहता है, उसको लंग कैंसर नहीं होता है, लेकिन जो पास में बैठा रहता है उसको ज़्यादातर लंग्स कैंसर हो जाता है। फिर कहते हैं यार इसने तो कभी यूज किया ही नहीं, इसमें तो ये बीमारी देखने को मिल ही नहीं सकती। कैसे नहीं मिलेगी, उसका दोस्त है, उसने पैसिव स्मोकिंग की है, उसने तो फिर भी फिल्टर के आगे जो सिगरेट होती है उसके आगे फिल्टर लगा होता है, उससे उसने तो जो स्मोकिंग कर रहा है, जो भी तंबाकू का सेवन हो रहा है वो उस फिल्टर के द्वारा पास होके जा रहा है, लेकिन उसके पास तो बिना फिल्टर डायरेक्ट पास होके जा रहा है, जो पैसिव स्मोकिंग करता है। सबसे खतरनाक होती है पैसिव स्मोकिंग। और एल्कोहल क्या होती है, एल्कोहल का यूज़ तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अब माँ तो क्या करती है, एक रात के लिए मूड बनाने के लिए अल्कोहल कर लेती है, लेकिन ध्यान रखना वो अल्कोहल जो होती है एमनियोटिक फ्लूइड में चली जाती है, और एक बार अगर माने एक सिप एक रात को पिए ना, तो बच्चे के लिए वो 3 महीने तक सफिशिएंट रहती है। 3 महीने तक एमनियोटिक फ्लूइड में रहेगी, लगभग 3 महीने तक बच्चा अल्कोहल के नशे में रहेगा, क्योंकि एक बार पीने से वो एमनियोटिक फ्लूइड में चली जाएगी, और एमनियोटिक फ्लूइड से वापस से उसको बाहर निकलने के लिए जो पाथवे होगा, डाइजेशन वगैरह अल्कोहल का होगा, वो सारा होने में 3 महीने लग जाते हैं। लगभग कितने महीने लग जाते हैं, 3 महीने। तो 3 महीने के लिए बच्चे के पास क्या पहुंच जाती है, अल्कोहल पहुंच जाती है। वो 3 महीने तक अल्कोहल के नशे में रहेगा, तो सेडेटिव रहेगा। अब जब तुम्हारा मूड खराब हो जाता है, तुम्हारा दिमाग खराब रहता है, तुम लोग अल्कोहल पी के आ जाते हो। कई होते हैं जो अल्कोहल पी के भी आ जाते हैं, कहीं नहीं पी के आते। अब अल्कोहल तो पी के आ गए, तो अल्कोहल पीते ही आपको नींद आती है, आलस आ जाता है। नींद आने का मतलब आलस आना, आराम से सोते हो रिलैक्स माइंड से। क्या सोते हो, रिलैक्स माइंड से। और रिलैक्स माइंड से सोते हो, क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता है। वहीं ऐसा होता है,
माँ ने अल्कोहल पी, एमनियोटिक फ्लूइड में गया और बच्चे ने उसको क्या किया, स्वेलो किया। अब जब बच्चे ने उसको स्वेलो किया और तो बच्चे में भी नशा तो चढ़ेगा, और जब बच्चे में नशा चढ़ेगा बच्चा भी क्या हो जाएगा, रिलैक्स। बच्चे का जो नर्वस सिस्टम, ब्रेन वगैरह जो बनना चाहिए वो सिस्टम नहीं बन पाएगा और बच्चा कैसा हो जाएगा, बिल्कुल रिलैक्स। और जब रिलैक्स हो पाएगा तो अच्छे से ऑर्गन्स डेवलप नहीं हो पाएंगे, और जब नहीं हो पाएंगे तो उनमें कोई ना कोई डिफॉर्मिटी होगी, और जब डिफॉर्मिटी होगी तो उनके आगे क्या लग जाएगा, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट लग जाएगा। तो ये भी उसका क्या है, एक कारण है, रूबेला इन्फेक्शन। ध्यान रखना, रूबेला एक ऐसी खतरनाक बीमारी है, अगर ये किसी को गई, टॉर्च का इन्फेक्शन बोल दो, रूबेला का इन्फेक्शन बोल दो, ये किसी को हो जाती है, और किसी माँ को आपको पता चल जाए, डायग्नोसिस हो जाए इस डिजीज का, तो ध्यान रखना इसमें सबसे बेटर ऑप्शन ये होता है, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रूबेला का इन्फेक्शन हो चुका है तो प्रेगनेंसी को क्या कर दो, टर्मिनेट कर दो। अगर आपने टर्मिनेट नहीं किया है तो आप लोग तैयार हो किसके लिए, सीवियर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन के लिए। कहीं पे भी कोई भी ऑर्गन नहीं बन सकता, मान लो किसी भी ऑर्गन में डिफॉर्मिटी हो सकती है, क्यों, रूबेला का इन्फेक्शन खतरनाक होता है सबसे ज़्यादा। तुम लोगों को आराम से पढ़ते आए हो, पढ़ोगे, आपको यहाँ भी बताया जाएगा, कम्युनिटी के अंदर और भी बताया जाएगा कि प्रेगनेंसी के दौरान सिर्फ टॉक्सोइड वैक्सीन लगाई जाती है टीटी की, ना कोई लाइव वैक्सीन लगाई जाती है, ना कोई किल्ड वैक्सीन लगाई जाती है। लेकिन अगर कहीं पर आपको जब आप कम्पिटिटिव एग्जाम दोगे और अगर वहाँ पर कोई क्वेश्चन आ गया कि कौन सी वैक्सीन होती है जो प्रेग्नेंट लेडी को नहीं लगाई जा सकती, तो अगर उसमें ऑप्शन में आ गया BCG भी आ गया, OPV भी आ गया और TT भी आ गया, तो TT तो अपन लगाते हैं ना, BCG लगाते हैं ना OPV लगाते हैं, दोनों नहीं लगाते, TT तो लगाते हैं। लेकिन अगर उसने क्या पूछा है यूजर में, कौन सी वैक्सीन नहीं लगाते हैं, अगर जो होता है उसके अंदर कौन सी वैक्सीन का नाम आ गया, रूबेला का नाम आ गया, अपन को पता है ये भी नहीं लगाते, ये भी नहीं लगाते और ये भी नहीं लगाते, जबकि यही लगाते हैं। अगर पूछे कि कौन सी लगाते हैं तब तो सही आंसर ये होगा। अगर पूछ ले कि कौन सी नहीं लगाते हैं तो तुम लोग तो पढ़ लेते हो, BCG नहीं लगाते, लाइव वैक्सीन है ना, OPV नहीं लगाते हैं, लाइव वैक्सीन है, नहीं लगाते हैं, ये कहीं ये टिक करके आ जाते हैं, फिर क्या करते रहते हैं, जीतते रहते नहीं, मैंने तो सही आंसर किया था, अगले ने आंसर सही माना ही नहीं। क्या सही होता है, रूबेला। क्यों सही होता है, क्योंकि अगर रूबेला का इन्फेक्शन किसी को हो चुका है, अगर आपने रूबेला वैक्सीन लगा दी है उसको, तो वैक्सीन लगा दी है तो वैक्सीन में क्या होता है, रूबेला के पॉजिटिव एजेंट प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना। और उसने क्या कर दी, डिजीज कोज कर दी। अब जब डिजीज कोज कर दी तो तुम्हें पता है रूबेला का इन्फेक्शन तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होना ही नहीं चाहिए, रूबेला का एक्सपोजर तो होना ही नहीं चाहिए। और अगर आपने वैक्सीन के द्वारा रूबेला की वैक्सीन लगा दी तो आपने तो रूबेला के लिए क्या कर दिया, उसको तैयार कर दिया। और अगर तैयार हो गया, और ऐसा कैसा होगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो गया, तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना ही बेटर ऑप्शन रहता है। कभी भी उसको रूबेला की वैक्सीन नहीं लगाते हैं, ध्यान रखना। इसलिए यही माना गया है और राइट ऑप्शन यही माना गया है। कई कई बुकों में ऐसा दे भी रखा है कि कौन सी वैक्सीन नहीं लगाते हैं, कंपटीशन की जो बुक होती है ना उनमें ये सारा दे रखा है कि रूबेला की वैक्सीन बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं। सुन लो, डायग्नोसिस करने का अपन को, किसी भी डिजीज हो चुकी है तो अपन को उसको पता करना है। पता करने के लिए अपन जो मेथड काम में लेते हैं उन सबको डायग्नोसिस मेथड बोल देते हैं। और जो डायग्नोसिस, अब क्लेफ्ट लिप के लिए तो आप USG तक करवाने से रहे। जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, अब जन्म लेने के बाद में जैसे ही आप लोग बच्चा देखोगे, तो जैसे ही आप लोगों ने फिजिकल एग्जामिनेशन जिसको बोलते हैं ना वो फिजिकल एग्जामिनेशन, जैसा ही अपने पास बच्चा सामने आएगा, आपको आंखों से दिख जाएगा कि बच्चे के लिप्स सही नहीं बने हैं, बच्चे के लिप्स क्या नहीं हुए हैं, सही नहीं बने। ऑब्जर्वेशन मेथड के द्वारा ये आप लोग क्या कर लोगे, फाइंड आउट कर लोगे। कोई USG की जरूरत नहीं, कोई एक्सरे की जरूरत नहीं। किसके द्वारा पता चल जाता है, फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा। डॉक्टर भी यही करता है, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, डिफॉर्मिटी होती है, बच्चा तुरंत बता देता है आपको। आप सोचो यार कोई इन्वेस्टिगेशन मेथड तो किया ही नहीं और अपन को कैसे बता दिया कि इसकी लिप अच्छे से नहीं बना। अरे उसको दिख जाता है आराम से। आप भी जब नॉर्मली आपके कोई कटफट लग जाता है चेहरे पर तो आप देख के बता देते हो कि यहाँ पर आपको कटा हुआ है, यहाँ आपको लगी हुई है चोट। वैसे क्लेफ्ट लिप के अंदर किसी इन्वेस्टिगेशन मेथड की जरूरत नहीं पड़ती है। कि किससे हो जाता है, फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा ही पता चल जाता है। ऑब्जर्वेशन मेथड के द्वारा ही डिजीज फाइंड आउट कर ली जाती है, क्या, क्लेफ्ट लिप। लेकिन क्लेफ्ट पैलेट आता है तो उसको देख नहीं सकते हैं, माउथ ओपन करना पड़ता है, उसके बाद में भी अंदर की चीज़ें प्रॉपर नहीं दिख पाती हैं। तो उसके लिए आप लोग क्या लेते हो, फिंगर यूज में लेते हो, फिंगर माउथ में डालते हो और ऊपर की तरफ टटोल के देखते हो कि आराम से पूरी पैलेट बनी है या नहीं बनी। अब तुमको सीधी अंगुली नहीं डालनी है उस टाइम में, तुम तो उसको नियोनेटल सेप्सिस के लिए उत्प्रेरित कर दोगे। जो अपने हाथ होते हैं उनको पहले ग्लव्स पहनना है, उसके बाद में ग्लव्स पहनने के बाद में फिंगर्स का यूज करना है। तभी तो मैंने यहाँ लिखा ग्लोव्ड फिंगर का यूज करना है। डायरेक्ट फिंगर कभी भी इंसर्ट
चेक नहीं करनी है, उसको सेप्सिस नहीं करवाना है वहाँ पे कि क्या करना है, ग्लव्स पहनने हैं पहले और उसके बाद में ग्लोव्ड फिंगर काम में लेनी है। अगर ये ना मेथड काम में नहीं ले सको ग्लव्स फिंगर वाला, तो लाइट आती है, टॉर्च आता है, माउथ को ओपन करो और उसके बाद में टॉर्च डालो और उसको देख लो। लेकिन ज़्यादातर ग्लोव्ड में फिंगर वाला मेथड इसलिए लिखा जाता है, यही मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बच्चे का माउथ को ओपन करना और इसलिए जरूरी नेसेसरी नहीं रह सकता, ये सही तरीके से नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे ही बच्चे ने लिया आपको क्या लगा कि लेफ्ट लिप की शिकायत है, तो कैलेप्ट लिप की शिकायत है। और मैं बताता हूँ दोनों को साथ क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि चांसेज बढ़ जाते हैं 20%। अब जब 20% बढ़ जाते हैं, आपने देखा फिजिकल एग्जामिनेशन कैलेप्ट लिप है, तो आप किसकी तरफ जाओगे कि कैलेप्ट लिप है तो कहीं कैलेप्ट पैलेट तो इसको है या नहीं है। अब जब जो छोटा बच्चा है, जन्म लिया है, अभी तक तो वो अच्छे से रो ही नहीं रहा है, उसका श्वसन तंत्र जो होता है वो अच्छे से मैच्योरेशन स्टार्ट हो ही रहा है, तो अगर उसने प्रोसेस में आपको डिफिकल्टी, आप जैसे ही ओपन करोगे उसको उसमें दिक्कत आने लग जाएगी। तो ये ओपन वाला मेथड ज़्यादातर यूज में नहीं लेते हैं, सीधा अंगुली डालते हैं। तो अंगुली डालते हैं, बच्चा क्या सोचेगा कि अपन को फीडिंग करवाने के लिए आया है, अभी अपन को स्वेलिंग करना है, तो उसकी क्रिया में बच्चे का ध्यान वहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए आप ग्लो डालोगे और आराम से देख लोगे और आराम से देखने के बाद में आपको पता चल जाएगा अगर ये हिस्सा क्या है, बिल्कुल लचीला है, बिल्कुल यहाँ पर क्या है, प्लेट नहीं बनी है, बिल्कुल कवर नहीं हुआ है, खड्डा प्रेजेंट है, इसका मतलब लेफ्ट पैलेट है। इसलिए ज़्यादातर यूज किसका करते हैं, ग्लोव्ड फिंगर का यूज करते हैं। सुन लो, इसके साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं वो मेनली कौन से देखने को मिलते हैं, इसमें क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं मेनली कौन से देखने को मिलते हैं। अब लिप्स किसके काम में आते हैं, लिप किसके काम में आते हैं, मेनली जो बच्चा नॉर्मली डेवलप हो जाता है, आराम से जीवित जीने की कोशिश हो जाता है। और मान लो नॉर्मल लो भी, कैलेप्ट लिप की बात नहीं करते हैं, अभी नॉर्मल जो बच्चा जन्म ले लिया, तो जन्म लेने के बाद में उसको अगर नॉर्मल डिलीवरी हो तो आधे घंटे के बाद में उसको क्या करवाना होता है, फीडिंग करवाना होता है। मतलब फीडिंग करवाते हैं अपन, ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, उसको दूध पिलाना होता है। तो उस दौरान वो बच्चे के जो निप्पल होता है, माँ का जो ब्रेस्ट का निप्पल होता है, उसको मुंह में रखते हैं और बच्चा उसको क्या करने लग जाता है, सक करने लग जाता है। अब जब नॉर्मल लिप है तो उसको अच्छे से क्या कर पाता है, वो कंप्रेस कर पाता है। लेकिन अगर लिप का क्या हो चुकी है, कैलेप्ट हो चुका है, डिफॉर्मेट हो चुका है, तो वो अच्छे से कंप्रेस नहीं कर पाता है। और जब अच्छे से कंप्रेस नहीं कर पाता है तो किस में डिफिकल्टी होती है, सकिंग रिफ्लेक्स में। किस में डिफिकल्टी होती है, सकिंग करने में उसको। तो सकिंग करने में क्या हो जाती है, डिफिकल्टी। ये इसका साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है। क्या सिम्टम देखने को मिलता है, सकिंग में क्या है, डिफिकल्टी है। स्वेलोइंग कैसे, अगर बच्चे में क्या है, कैलेप्ट लिप है एक तो, और एक क्या है, कैलेप्ट पैलेट देखने को मिला है। तो पैलेट देखने को मिलता है तो स्वेलोइंग करेगा बच्चा। तो लिप की अगर आप अच्छे से गिट ही नहीं पा रहे, अच्छे से आप उसको ले ही नहीं पा रहे हो, सिप ले ही नहीं पा रहे हो, वाटर ऑफ सिप को अच्छे से आप लिप, ब्रेस्ट फीडिंग की छोड़ो, अगर आप सिप ही नहीं पी पा रहे हो अच्छे से, क्योंकि आपको एक तो कैलेप्ट पैलेट है, उधर की तरफ का सारा मसला आ रहा है, और अगर अपने लिप्स जो होते हैं ना वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं बने होते हैं, सही तरीके से नहीं बने, आप उस चीज़ को गिट नहीं सकते, आप उस चीज़ को निगल नहीं सकते एक तरीके से, है ना। मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं गिट जाना, नहीं, निगल नहीं सकते। हिंदी में बोलो तो निगल नहीं सकते, और इंग्लिश में बोलो तो स्वेलो नहीं कर सकते। और ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आप तो नोज वाला पैटर्न काम में ले लेते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चा तो उस दौरान क्राई कंडीशन में रहता है, क्राइंग कर रहा होता है, और जब क्राइंग कर रहा होता है ना तो उसका माउथ ओपन होता है, और माउथ ओपन होता है तब नोज वाला काम नहीं करता है सिस्टम। कौन सा काम करता है, माउथ वाला काम करता है। और जब माउथ वाला काम करता है तो वो देखने को क्या मिल सकती है, अबनॉर्मलिटी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर एक चीज़ और सुन लो, बच्चे में जो होता है ना एब्डोमिनल पैटर्न के द्वारा श्वसन क्रिया कंप्लीट होती है, और जो अपने में जो होता है ना चेस्ट पैटर्न के द्वारा होती है। बच्चे का जब इनहेल्स, आप जब हवा अंदर लोगे तो बच्चे का एब्डोमेन बाहर आता है, चेस्ट बाहर नहीं आता है, चेस्ट अंदर दसता है, और बच्चे का एब्डोमेन क्या आता है, बाहर आता है। ज़्यादा एब्डोमेन बाहर आता है, चेस्ट भी बाहर आता है, ऐसे नहीं कह रहा हूँ मैं, कभी चेस्ट अंदर नहीं जाता, कभी भी उसका रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, कॉन्स्ट्रिक्शन कभी नहीं होता, वो रिलैक्स ही रहता है। लेकिन ध्यान रखना एब्डोमेन ज़्यादा बाहर आता है, और अपना जो होता है ना वो कौन बाहर आता है, चेस्ट बाहर आता है। ध्यान रखना इस चीज़ को, अपने में चेस्ट पैटर्न पाया जाता है, छोटे बच्चों में एब्डोमेन पैटर्न पाया जाता है। तो ये क्रिया क्या हो जाती है, उसकी अफेक्ट हो जाती है। अब इसके अंदर ये देखने को मिलता है। अब अपन जो मैनेजमेंट करते हैं तो सकिंग वाला मैनेजमेंट करते हैं, फिर स्वेलिंग वाला, फिर ब्रीथिंग वाला मैनेजमेंट करते हैं। श्वास लेने में प्रॉब्लम है तो उसे ठीक करो। इसको पहले ठीक करने के लिए आप क्या काम में लेते हो, जैसे आप लोग जो फीडिंग करवा रहे हो तो कुछ समय के लिए रुक रुक के करवाओ। जैसे बच्चे को थोड़ा सा आपने क्या किया, आप जैसे फीडिंग में आपने टेक्निक्स यूज की, कौन सी कटोरी फीडिंग आपने यूज कर ली, या एक पैलेट स्पून हो जाती है, स्पून तो आती है लेकिन एक पैलेट स्पून होती है। इसके लिए मेनली इंपॉर्टेंट कौन सी बनाई जाती है, पैलेट स्पून। स्पून का हिस्सा यूं आता है, नॉर्मली ऐसी होती है स्पून, है ना। उसके जो ये हिस्सा होता है ये पूरा ना होकर क्या होता है, उसका ऐसा हिस्सा निकला हुआ रहता है, थोड़ा सा क्या निकला हुआ रहता है, ज़्यादा निकला होता है।
उसका जो एंड पोर्शन होता है उसमें से थोड़ा सा हिस्सा और आगे निकला होता है। जैसे ये स्पून है अपनी, नॉर्मली ये आगे इसको होल्ड करने के लिए ये चीज़ है। अब ये स्पून होनी चाहिए, पूरी कटोरी गोलनुमा होनी चाहिए थी, कॉनकेव टाइप की होनी चाहिए थी। ऐसी ना होकर यहाँ पर दो हिस्से क्या होते हैं, थोड़े से आगे निकले होते हैं, ये हिस्से थोड़े से क्या होते हैं, आगे निकले होते हैं। तो जब ये इससे आगे निकले होते हैं तो यहाँ से कोई चीज़ पूरा यहाँ भरा है और यहाँ डालना है, तो ये चीज़ जो होती है ना, अगर नॉर्मल आप लो तो लिप्स है काम में आता है, लेकिन अगर उसके लिए आगे निकालने के लिए कोई चीज़ रास्ता बनाया हुआ है, वे बना हुआ है, तो वो डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाता है, अपने टंग पे पहुँच जाता है। डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाता है, टंग पे पहुँच जाता है। तो ये पैलेट स्पून अपन क्या करते हैं, ज़्यादातर काम में लेते हैं। किसको, क्लेफ्ट लिप वाले पेशेंट को क्या करवाने के लिए, फीडिंग करवाने के लिए। क्या करवाने के लिए, फीडिंग करवाने के लिए ये यूज में लेते हैं, इसके द्वारा करवाते हैं। अब ये भी नहीं है एक साथ ही डाल दोगे, नहीं, एक तो उसकी स्वेलिंग रिफ्लेक्स वैसे ही खराब है कि एक उसको निकलने में क्या आ रही है, दिक्कत आ रही है, और दिक्कत आ रही है और आप एक साथ डालो, नहीं, थोड़ा थोड़ा डालना है आपको। जैसे ही आप उसको डालोगे उसके बाद में आपको कुछ समय के लिए रुकना है और उसके बाद में बच्चा के को क्या करवाना है, स्वेलिंग करवाना है। जैसे ही स्वेलिंग कर देता है आपको, फिर कुछ समय के लिए आपको रुकना है और उसके बाद में दूसरा सिप क्या करना है, डालना है। ऐसी टेक्निक यूज में करनी है। और अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग पे करो, बोतल फीडिंग पे ले जा रहे हो, किस पे ले जा रहे हो, बोतल फीडिंग पे ले जा रहे हो, तो आपको एक मेथड यूज में करना है, ESSR। ई का मतलब होता है अनलार्ज द होल, ई का मतलब होता है अनलार्ज द होल। अनलार्ज का मतलब होता है, जैसे जो निप्पल काम में लेते हो तो उसका जो होल होता है उसको आपको क्या करना होता है, जितना होल आता है उससे भी ज़्यादा अनलार्ज करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि उससे मिल्क क्या हो जाए, डायरेक्ट बाहर निकल जाए। अगर नॉर्मल है तो बच्चे को क्या करना पड़ेगा, उसको दबाना पड़ेगा, उसको सकिंग करना पड़ेगा, उसको लिप्स को क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर कवर करने के बाद में उसको लिप्स को कंप्रेस करना पड़ेगा। अब क्लेफ्ट लिप वाला बच्चा है, वो नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग में उसको सक नहीं कर पा रहा है, उसको दबा नहीं पा रहा है, लिप्स को जो कंप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ तो बोतल फीडिंग की बात हो रही है। बोतल फीडिंग वाला निप्पल जो होता है वो तो और कठोर आएगा, थोड़ा बहुत कंपेरेटिवली जो वुमन का जो ब्रेस्ट जो होता है निप्पल होता है उससे क्या होता है, कंपेरेटिवली थोड़ा सा हार्ड होता है। अब वो उसको दबा ही नहीं पाएगा, उधर निप्पल वाकई नहीं दबा पा रहा तो बोतल वाले का तो नहीं दबा पाएगा, और जब नहीं दबा पाएगा तो उससे मिल्क नहीं निकल पाएगा। तो उससे जल्दी से मिल्क निकल जाए इसके लिए उस होल को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो आप उसको आराम से बच्चा क्या करने लग जाता है, सक करने लग जाता है। बच्चा आराम से निप्पल से दूध क्या रहता है, मिल्क जो होता है वो पास आउट होता रहता है और बच्चे के माउथ में पहुँचता रहता है। अब बच्चे के माउथ में पहुँच रहा है तो वो क्या कर रहा है, सक कर रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, थोड़े समय के लिए रुकना है और फिर उसको बच्चे को स्वेलिंग करना देना है। क्या करवाने देना है, स्वेलिंग करवाना देना है। फिर आपको कुछ समय के लिए, आर का मतलब होता है रेस्ट करना है, आपको फिर रुकना है। बच्चे का उस बोतल का क्या करना है, अनलार्ज द होल करना है, उसके बाद में बच्चा उसको सक करेगा, उसके बाद में जो मिल्क उससे आएगा उसको वो स्वेलो करेगा और फिर आपको कुछ समय के लिए क्या करना है, रुकना है, रेस्ट करना है। अनलार्ज द होल, सकिंग, स्वेलिंग और रेस्ट, क्या करना है, रेस्ट। फिर उसके बाद में दोबारा से, अब तुम लोग क्या करते हो, ज़्यादातर अपने कम्युनिटी में यही देखने को मिलता है, अपने ज़्यादातर गाँव में ये देखने को मिलता है, बोतल लगा देते हो मुँह में और छोड़ देते हो, है ना। अब उसमें से अनलार्ज जो होल कर दिया आपने और उसमें से दूध निकलता रहता है लगातार। अब जब निकलता रहता है तो बच्चे का जो एपिग्लोटिस होता है उतना मेच्योर नहीं होता है। जैसे ही बच्चा सांस लेता है सारा मटेरियल कहाँ पहुँचने लग जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अब जब रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहुँचने लग जाता है ना, तो मैंने बताया था आपको फ्रूटी वोमिटिंग आना शुरू हो जाती है। तो वोमिटिंग की कंडीशन डेवलप हो सकती है अगर आपने अच्छे से फीडिंग ना करवाई। किस पेशेंट को, क्लेफ्ट लिप वाले पेशेंट को। हर क्लेफ्ट पैलेट है तो उसके लिए भी ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पैलेट है तो डायरेक्ट आप जैसे ही कुछ चीज़ लेते हो कहाँ टकराएगा, सीधा। जैसे मान लो सकिंग, क्लेफ्ट लिप वाला तो पेशेंट नहीं है, क्लेफ्ट पैलेट हुई है, सेपरेटली पैलेट हुई है। जब सेपरेटली पैलेट हुई है तो उसने लिया है और जब ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से कर रहा है उसके बाद में जैसे ब्रेस्ट फीडिंग पैलेट पे चिपकेगा, कहाँ चिपकेगा, पैलेट पे जाएगा। पैलेट पे जाएगा तो इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है किससे, म्यूकोसल इंटीग्रिटी से। अब जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है तो इन्फेक्शन होने का खतरा वहाँ पर बढ़ जाता है। अब जब इसका आप मैनेजमेंट करते हो, ये तो मैंने मेडिकल मैनेजमेंट बताया, अभी सर्जिकल मैनेजमेंट की बात और कर लेते हैं। क्लेफ्ट लिप होता है, उसकी सर्जरी के लिए आप, दूसरा नाम क्या बताया मैंने, केलोस्काइलोसिस। किसी भी ऑर्गन को अगर ठीक करना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, प्लास्टी करते हैं। क्या करते हैं, प्लास्टी। किसी भी ऑर्गन को रिमूव करना होता है उसके लिए क्या करते हैं, टॉमी वर्ड काम में लेते हैं। क्या लेते हैं, टॉमी वर्ड। तो यहाँ पर आपको हटाना नहीं है, इन दोनों को क्या करना है, ठीक करना है। तो इसलिए क्या करेंगे, प्लास्टी करेंगे। तो अगर इसको कर देंगे तो चीलोप्लास्टी। क्या करेंगे, चीलोप्लास्टी। क्या करेंगे, चीलोप्लास्टी। क्या करेंगे, चीलोप्लास्टी।
प्लास्टी का मतलब ऑर्गन्स का क्या करना, रिपेयर करना, उसको नॉर्मल शेप में वापस ले जाना। चीलोप्लास्टी मतलब इस स्केलेट लिप की क्या कर रहे हो आप, प्लास्टी कर रहे हो। इसके लिए एक मेथड यूज में, दोनों साइड से आप या तो कुछ म्यूकोसल फ्लेप लो या स्किन से कोई ग्राफ्ट वगैरह लो, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं अपन जनरली, ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा तभी करते हैं जब फुल्ली ग्रोथ हो चुकी होती है बेबी, अब बॉडी सरफेस एरिया पूरा बन चुका होता है, उसमें ग्रो होने की कोई आवश्यकता नहीं, या होगा भी नहीं, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, तभी आप क्या लेते हो, ग्राफ्ट लेते हो, या फिर जगह उन दोनों के बीच में क्या है, ज्यादा है, जगह उन दोनों के बीच में क्या है, ज्यादा है। अब तुम्हारे नॉर्मली कट लग जाता है तो ऐसा तो थोड़ी ना है, यहाँ मान लो कट लग गया तो ऐसा थोड़ी ना स्किन का दूसरा हिस्सा लिया और फिर वहां पे रखेंगे, नहीं, यहाँ पर अभी तक क्या हो, दोनों ही ऑर्गन्स आपस में, दोनों जो सेल्स होते हैं आपस में बढ़ती रहेंगी और बढ़ने के बाद में आपस में क्या हो जाएंगी, फ्यूज हो जाएंगे। तो जो पैलेट होता है, मान लो यहाँ क्या है, डिफॉर्मिटी है, यहाँ क्या है, कैलेट लिप में क्या है, डिफॉर्मिटी है। अब बाई चांस यहाँ डिफॉर्मिटी, इस वाले हिस्से को खींचकर इसके पास ले आते हैं, इस वाले हिस्से को खींचकर इसके पास ले आते हैं, दोनों के बीच में एक मामूली से क्या लगा देंगे, कट लगा देंगे, जिससे दोनों के जो एक्सपोजर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एक्सपोजर। अब मान लो ये दोनों सही है, जब सही बन रहे हैं तो इनको चिपकाना क्या है, खराब, नहीं चिपकेंगे ये जल्दी से, लेकिन इधर वाले पार्ट को थोड़ा सा खुरेद दिया और इधर वाले पार्ट को थोड़ा सा खुरेद दिया, और अगर इन दोनों को आपस में से खूब समय के लिए आप क्या रखते हो, चिपका के रखते हो, तो जब चिपका के रहते हो तो इधर वाला रेशा मटेरियल इधर और इधर वाला फाइबर इधर, और जैसे ही दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, वैसा ही यहाँ होता है, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे, प्लास्टी। अब ये प्लास्टी जो होती है, तुम नॉर्मली सूचर्स नहीं लगा सकते, इसमें ऐसे सूचर नहीं लगाते हो, ऐसे सूचर लगाते हो तो ये दोनों जो इससे आपने खींचकर पास में लाया है ना, इन दोनों का वापस से सेपरेशन बढ़ जाता है। अगर बाई चांस एक सूचर सेपरेट हो गया डीएन से, क्योंकि प्रेशर लगेगा इसमें, क्यों लगेगा, जबरदस्ती आप यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हो, इस वाले हिस्से को जबरदस्ती यहाँ लाने की कोशिश करें, तो दोनों वापस से अपना नॉर्मल शेप में जाना चाहेंगे। अब मान लो कोई चीज़ आपने ये से लाके पास करने की कोशिश की है, जैसे ही आप उसको छोड़ोगे वो तो वापस नॉर्मल जाना चाहेंगे, यही काम है, क्योंकि स्किन इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है, वो अपने नॉर्मल साइज एंड शेप में वापस चली जाती है, लेकिन वो नहीं जानी चाहिए, वो नहीं जानी चाहिए। इसके लिए आप इसका डायरेक्ट सूचर नहीं करके कौन सा मेथड यूज में लेते हो, जेड ट्रैक सूचरिंग का क्या लेते हो, मेथड यूज में लेते हो। इसमें सूचर्स कैसे लगाए जाते हैं, इस वाली स्किन को खींचकर यहाँ लाया जाता है, ये स्किन का प्रेशर यहाँ लाया जाता है, फिर इस प्रेशर को कहाँ पहुँचाया जाता है, इधर पहुँचाया जाता है, फिर इस प्रेशर को कहाँ पहुँचाया जाता है, इधर पहुँचाया जाता है, फिर इस प्रेशर को इधर पहुँचाया जाता है। ये टेक्निक आप क्या लेते हो, यूज में लेते हो। जब ये टेक्निक यूज में लेते हो ना, तो प्रेशर एक दूसरे की तरफ होने से, अब ये इधर खींचना, ये वापस इधर आना चाहिए, लेकिन ये प्रेशर क्या है कि पूरा इस पे नहीं पड़ रहा है। पूरा इस पे क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि प्रेशर का जो डायमीटर सरफेस है वो बढ़ चुका है, सरफेस है वो बढ़ चुका है, और जब सरफेस बढ़ चुका होता है ना तो चीजें कैप्चर कर लेते हैं। जैसे तुम लोग, अपन छोटे बच्चे थे ना, तो तुलने के लिए खेलते थे, इधर एक बच्चा बैठ जाता था, इधर एक बच्चा बैठ जाता था, जो बच्चा मोटा आता था उसकी तरफ झुक जाती थी चीजें। अब पतले वाले को कितना ही जोर लगा लो वो नहीं आ पाता था। तो इसका मतलब है इधर प्रेशर तो लगा रहा है, लेकिन आपने इधर एरिया क्या कर दिया, बढ़ा दिया। किस मेथड के द्वारा, जेड ट्रैक सूचरिंग मेथड उपयोग में लेकर। अब जब एरिया बढ़ चुका है तो इधर का जो प्रेशर है वो उस एरिया के अनुरूप नहीं लग पाता है, तो नहीं लग पाता है तो वापस से सूचर सेपरेट नहीं हो पाते हैं। तो ये जेड ट्रैक मेथड यूज लेते हैं। ध्यान रखना, इस ऑपरेशन को करने के बाद में बच्चे को कभी भी प्रोन पोजीशन में नहीं लेटाते, हमेशा पोजीशन कौन सी देते हैं, सुपाइन पोजीशन को प्रीफर करते हैं। लेकिन सुपाइन पोजीशन भी लगातार नहीं ले सकते, इसलिए लेटरल पोजीशन तो फिर भी अलाउ कर देते हैं, लेकिन कभी भी बच्चे को प्रोन पोजीशन में अलाउ नहीं करते, क्योंकि जब प्रोन पोजीशन करोगे तो बच्चा उल्टा लेटेगा, और जब उल्टा लेटेगा तो वो चीज कहाँ, कोई सरफेस एरिया के कहाँ टच होगा, लिप्स उस सरफेस एरिया के टच होंगे, और जब टच होंगे तो सूचर्स डिहेंस हो सकते हैं, सूचर सेपरेट हो सकते हैं। इसको यूज में, इस प्लास्टिक को करने से पहले एक रूल ले लेते हैं काम में। क्या लेते हैं, रूल लेते हैं, रूल ऑफ 10। रूल ऑफ 10 क्या लेते हैं, काम में लेते हैं, रूल ऑफ 10। ये रूल ऑफ 10 मेथड होता है ना, ये जब तक फुलफिल नहीं होता तब तक चीलोप्लास्टी नहीं करते हैं। इसीलिए मैंने बाद में बताया, क्योंकि प्लास्टी तो आप लोग करते हो फिर भी सही है, लेकिन अगर नहीं कर सकते, कब नहीं कर सकते, जब तक रूल ऑफ 10 क्या नहीं हो, फुलफिल नहीं हो। रूल ऑफ 10 क्या होता है, बच्चे का वजन 10 पाउंड होना चाहिए। बच्चे का वजन कितना होना चाहिए, 10 पाउंड। 10 पाउंड मतलब 1 पाउंड में, 1 किलो में 2.2 पाउंड होते हैं।
लगभग बच्चे का वजन कितना होना चाहिए 10 पाउंड। तो 10 पाउंड होने में बच्चे का वजन कितना हो गया 2.2 से ऐसे गुणा करते रहो, लगभग 4 से 4.5 किलो के अप्रोक्सीमेटली आएगा। और 4 से 4.5 किलो का वजन कब होता है बेबी का, जब बेबी 10 वीक से 12 वीक के आसपास होता है, 3 महीने के आसपास होता है। बेबी जन्म लेता है कहाँ 2.5 से लेकर 3 किलो का, और बेबी का वेट डबल कब हो जाता है, लगभग 6 kg के पास आसपास जाते हुए डबल। और कब होता है 6 महीने पर, कब होता है 6 महीने पर। और अगर बेबी का कितना है 4 से 4.5, तो लगभग आधे, जब जैसे ही बेबी 3 महीने के आसपास होगा या 2.5 से 3 महीने के आसपास होगा, उस दौरान बेबी का वजन 4 से 4.5 किलो रहेगा। तो ये रूल ऑफ 10 में 10 पाउंड होना चाहिए, वैसे ही 10 वीक का होना चाहिए। कितने वीक का होना चाहिए बेबी, 10 वीक का होना चाहिए। इसीलिए तो बोला 10 पाउंड, उसके बाद में 10 वीक, उसके बाद में 10 वीक, और उसके बाद में एक और हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। हीमोग्लोबिन का मिनिमम लेवल कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। तो तीनों वैल्यू क्या हो गई 10 10 10 10 ग्राम पर डीएल होना चाहिए। इसीलिए इसको बोलते हैं रूल ऑफ 10। क्या बोलते हैं, रूल ऑफ 10। तो ये होती है चिलोप्लास्टी। अगर ये रूल ऑफ 10 फुलफिल हो चुका है तो आप क्या कर सकते हो, चिलोप्लास्टी कर सकते हो। ऐसे तो तुमको पता तो क्लेफ्ट लिप का पहले ही चल जाता है, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसी दिन आप ऑपरेशन नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो, क्योंकि बच्चे का वजन कितना होना चाहिए 10 पाउंड होना चाहिए। और उस दिन एक चीज और, हीमोग्लोबिन का तुम्हें पता है कि जब जो बच्चा जन्म लेता है उसमें हीमोग्लोबिन, जो बच्चा जन्म उस दौरान उसमें हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ा हुआ रहता है, लगभग 21 ग्राम पर डीएल के आसपास होता है। लेकिन यहाँ पर ने 10 ग्राम का ही लिया है रेशो। क्यों लिया है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का लेवल पहले धीरे धीरे घटता है। हीमोग्लोबिन का मैं ये बताऊंगा कैसे घटता है, जब अपन हीमेटोलॉजिकल सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें एक डिजीज आएगी थैलेसीमिया वगैरह, तो उस चीज के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये 10 कहाँ तक आ जाता है, कैसे आ जाता है और क्यों नहीं कर सकते अपन ये, उस डिजीज के अंदर मैं आपको ये फुल्ली एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी अपन पढ़ते हैं जो नेक्स्ट डिजीज है पैलेट, उसके अंदर क्या करते हैं पैलेटोप्लास्टी, उसके अंदर क्या करते हैं पैलेटोप्लास्टी। भाई अपन ने क्या बोला है, पैलेट बोला है, और पैलेट को ठीक करने के लिए क्या करते हैं प्लास्टी, तो पैलेटोप्लास्टी क्या करते हैं पैलेटोप्लास्टी। ये प्लास्टी करने के लिए अब आप इसमें ग्राफ्ट लेते हैं, आप इसमें क्या लेते हैं ग्राफ्ट लेते हैं, लेकिन ग्राफ्ट स्किन का नहीं ले सकते, आप यहाँ से नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, यहाँ पर हेयर फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं, स्वीट ग्रंथि स्वेट सीबियासिस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अगर वो ग्रंथि या ग्लैंड जो प्रेजेंट है आपने उनका फ्लेप लगा दिया वहाँ पे, फ्लेप बोल दो या ग्राफ्ट बोल दो, एक ही बात होती है। ग्राफ्ट का मतलब कोई वहाँ से हिस्सा लेना, और फ्लेप का मतलब जो हिस्सा होता है ना स्किन वगैरह का कुछ हिस्सा लेते हैं आप, छोटा हिस्सा लेते हैं, फ्लेप बोलते हैं उसे। तो यहाँ फ्लेप जो लेते हैं वो यहाँ स्किन का नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले, वहां पर अगर आपने फ्लेप चिपका दी, जैसे इस एरिया पे आपने क्या कर दिया फ्लेप चिपका दिया और इसको क्या कर दिया क्लोज कर दिया, लेकिन आपने स्किन से लिया है तो यहाँ पर हेयर प्रेजेंट है, हेयर फॉलिकल, तो यहाँ पर तो हेयर उगाएंगे। जब हेयर निकल आएंगे तो ऐसा तो माउथ में होता ही नहीं, कहीं पर माउथ में हेयर प्रेजेंट नहीं होता है। इसके लिए ग्राफ्ट यहाँ से नहीं लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, अपना जो टीथ होता है ना, टीथ या अपने जो मसूड़े होते हैं वहाँ से अपन को लेते हैं म्यूकोसल फ्लेप लेते हैं। क्या लेते हैं म्यूकोसल फ्लेप। वो म्यूकोसल लेयर पाई जाती है, ऊपर ही ऊपर तो म्यूकोसल लेयर ही पाई जाती है, फिर सब म्यूकोसा, फिर मस्कुलर और फिर सीरोसा। तो जो म्यूकोसल लेयर होती है वहाँ से उसको कुछ हिस्सा काट दिया जाता है और वहाँ से उसको फ्लेप ले लिया जाता है। तो जब वहाँ से फ्लेप ले लिया जाता है तो म्यूकोसल फ्लेप लेकर यहाँ पर उसको चिपका देते हैं, तो ये किया जाता है प्लेटोप्लास्टी में। अब ये तो अपन ने ऑपरेशन कर दिया, यहाँ से अपन जो मसूड़े होते हैं लोअर टीथ वाले लेते हैं, ज्यादातर अपर वाला नहीं लेते हैं, लोअर वाला लेते हैं, वहां से फ्लेप लेते हैं और यहाँ पर चिपका देते हैं। यहाँ चिपका दिए तो यहाँ का हिस्सा क्या हो गया एक्सपोज, यहाँ का हिस्सा क्या हो गया एक्सपोज। अगर अपने आपने फीडिंग करवा दी, ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह करवा दी और उसका हिस्सा क्या है एक्सपोज, तो वहां पर इंफेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसीलिए यहाँ इस ऑपरेशन में या प्लेटोप्लास्टी में ओरल जो पैकिंग होती है वो क्या होती है नेसेसरी। 3 से 4 दिन के लिए ओरल पैकिंग कर दी जाती है। ओरल फीडिंग अलाउ ही नहीं करते हैं, सिर्फ पेरेंट्रल फीडिंग पे क्या रखते हैं बच्चे को रखते हैं। कभी भी क्या नहीं करते हैं प्लेटोप्लास्टी में ओरल फीडिंग अलाउ नहीं करते हैं। अब ये जो प्लेटोप्लास्टी होती है कब करते हैं, जब लगभग बच्चा कितने मंथ का हो जाता है 12 से लेकर 18 मंथ का जो बच्चा हो जाता है उसके बाद में हमेशा क्या करते हैं प्लेटोप्लास्टी करते हैं, पहले कभी नहीं करते। सुन लो पोजीशन का दोनों में डिफरेंस है। यहाँ कभी भी
जो चेलोप्लास्टी होती है यहाँ कभी भी प्रोन पोजीशन नहीं देते हैं, लेकिन प्लेटोप्लास्टी के अंदर क्या प्रीफर करते हैं, प्रोन पोजीशन। यहाँ कौन सी पोजीशन नहीं देते हैं, यहाँ कौन सी पोजीशन देते हैं, सुपाइन पोजीशन देते हैं, और प्लेटोप्लास्टी में कभी भी सुपाइन पोजीशन प्रीफर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि प्लेटोप्लास्टी में आपने म्यूकोसल फ्लैप लगाया, और जब फ्लैप लगाया तो चारों तरफ सूचरिंग की है, तो उस सूचर से कुछ रिसाव होने के चांसेस होते हैं, और जब रिसाव होते हैं ना तो बच्चे उसको बाहर नहीं फेंक पाता है, उनको क्या कर जाता है, स्वेलो कर जाता है। अब स्वेलो कर जाता है तो मान लो बच्चे का जो स्वेलो किया है वो पार्ट कहाँ चला गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला गया, तो एटेलेक्टेसिस होने के चांसेस रहते हैं, निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं, ये चांसेस रहते हैं, इसलिए उसे सुपाइन पोजीशन में कभी नहीं लेटाया जाता। कौन सी पोजीशन दी जाती है, प्रोन पोजीशन। साइड लेटरल पोजीशन तो आप यहाँ पर भी प्रीफर कर सकते हो, क्योंकि लेटरल पोजीशन में कभी भी अंदर मटेरियल नहीं जाता है, साइड के द्वारा माउथ लेफ्ट लेटरल दिए तो जो लेफ्ट हिस्सा है उससे बाहर निकल जाएगा, राइट लेफ्टर दिए तो राइट वाले हिस्से से क्या निकल जाएगा, बाहर नहीं निकल जाएगा। इनके अंदर जो सूचर्स लगाते रहते हैं उनको आपको प्रॉपर देखरेख करनी होती है, एनएस या डिस्टिल वाटर से आप उसको साफ करते रहते हो। ये अपनी डिजीज थी, अगर इसमें से कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप कभी भी पूछ सकते हो। थैंक यू।